बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे अल्लाह के फजल और करम के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने 15 चैप्टर का 15.6 टॉपिक जो है सेल्फ इंडक्शन हमने पढ़ना है। सेल्फ इंडक्शन हकीकत में क्या है, इससे पढ़ने से पहले हम साबका टॉपिक्स को हल्का सा रिव्यू देंगे जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमारे पास हमने सबसे पहले पढ़ा था कि हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है, ईएमएफ। उसके बाद हमने कहा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ के बाद हमारे पास इंड्यूस्ड करंट होता है। इंड्यूस्ड करंट। उसके बाद हमने कहा कि हमारे पास फैराडे ने इसकी कुछ बताया इसके बारे में, इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में। उसके बाद लेंज लॉ हमने पढ़ा। लेंज लॉ के बाद हमने म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ा। म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन में हमने ये पढ़ा कि हमारे पास एक कॉइल होती है, एक ये हमारे पास एक कॉइल है जो कि हमने बैटरी के साथ अटैच की होती है। तो इसकी वजह से किसी दूसरी कॉइल के अंदर जो हमारे पास यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से करंट प्रोड्यूस होता था, ईएमएफ इंड्यूस्ड होता था, उसके बाद करंट जो है वहां से फ्लो करना शुरू कर देता। तो हमने कहा इस प्रोसेस को म्यूचुअल इंडक्शन। लेकिन म्यूचुअल इंडक्शन के बाद हमें पता चला कि जिस कॉइल के अंदर करंट गुजारे उस कॉइल के अंदर भी एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है। वो ईएमएफ जो उसी कॉइल में, जिस कॉइल में करंट फ्लो करवा रहे हैं, उसी कॉइल के अंदर अगर ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाए तो हम कहते हैं कि ये सेल्फ इंडक्शन हो गई। यानी उसी कॉइल के अंदर करंट बह रहा है, उसी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है, उसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वहीं पर एक ईएमएफ इंड्यूस होती है। उसको हम कहते हैं कि हमारे पास सेल्फ इंडक्शन का प्रोसेस कहलाता है। वो हम देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह होता है। हम कहते हैं कि हमारे पास एक रियोस्टेट के साथ हमने क्या किया, एक सीरीज में अटैच किया रियोस्टेट को। उसके साथ हमने एक सोर्स अटैच किया बैटरी का। उसके बाद हमने उसे एक स्विच के साथ अटैच कर दिया, या स्विच इधर की बजाय हम इधर लगा लेते हैं कि हमारे पास स्विच है ये। उसके बाद ये कॉइल जो है यहाँ पर रोटेट करती है, यहाँ पे है। अब ये एक कॉइल को हमने एक सीरीज के अंदर एक इंडक्टर को हमने क्या किया, उसके साथ रेजिस्टेंस के साथ, जिसको हम रियोस्टेट बोलते हैं, रियोस्टेट के साथ अटैच कर दिया। ये बैटरी के साथ अटैच किया इधर से, और उसमें हमने एक स्विच यहाँ पे लगा दिया, और ये हमारे पास एक कॉइल है, एक इंडक्टर है। हम कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पर बैटरी के अंदर से जब करंट फ्लो करवाना शुरू करेंगे, हम आई जो है यहाँ से फ्लो करवाना शुरू करेंगे, इस तरह हम कहते हैं कि आई जो है वो फ्लो करना शुरू कर देता है। इस तरह हमारे पास यहाँ पर आई जो है वो फ्लो करना शुरू कर देता है, और करंट के फ्लो होने से इसकी कॉइल, अगर हम इसको थोड़ा जूम करें तो हमारे पास कुछ इस तरह बनेगा कि ये कॉइल जो है इस तरह हमारे पास ये दो टर्न्स को हमने ले लिया। ये टर्न आगे करंट प्रोवाइड कर रहा है, ये यहाँ से करंट को कैरी कर रहा है।
तो हमारे पास ये दो टर्म्स को हमने यहां से उठा लिया, ये वाले दो टर्म्स। इसी तरह आगे भी पेयर्स है, लेकिन हमने सिर्फ दो को क्यों उठाया वो हम यहाँ पर बयान करते हैं कि हमारे पास यहां से करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। करंट जो है ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है, इस तरह मूव कर रहा है, इस तरह। और करंट के मूव करने से यहां पर फील्ड प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। इस तरह अब वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो दूसरे टर्न से पास कर रही है। अभी करंट यहां पर ही है, अभी करंट यहां पर ही है, तो वो क्या कर रही है, दूसरी कॉइल दूसरे टर्न से फ्लो कर रही है, गुजर रही है, पास कर रही है। जैसे ही वो दूसरी टर्न से पास करेंगी तो वहां पर फ्लक्स चेंज की वजह से एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। क्या इंड्यूस्ड होगा? एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर करंट जो है वो इस तरह आते हुए यहाँ पर इस टर्न पे ऑपोजिट होगा उस करंट के। मींस कि उसने अपोज करना है, इस ईएमएफ ने अपोज करना है इस करंट को। अगर हम करंट की मिकदार को बढ़ाते जाएंगे तो हमारे पास ईएमएफ जो है वो उसको क्या करेगा, रोकने की कोशिश करेगा, अपोज करने की कोशिश करेगा कि हमने उस करंट को क्या करना है, कम करना है। लेकिन अगर हम कम करना शुरू कर दें तो ईएमएफ जो है उसको बढ़ाना शुरू कर देगा। इट्स मीन कि हम कम करते करते करंट को हम क्या करेंगे, कम करते जाएंगे और ईएमएफ इंड्यूस जो है वो ज्यादा होनी शुरू हो जाएगी, अपोज ज्यादा करेंगे उसको। करंट जब हम कम करेंगे वो करंट को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक टर्न में करंट गुजरने से फ्लक्स उसका प्रोड्यूस हुआ, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हुई। जो मैग्नेटिक फ्लक्स था वो दूसरी लाइन दूसरे टर्न में से जब गुजरा तो हमारे पास यहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हुई। अब ईएमएफ की वजह से उसी, ये कॉइल तो वही है, यही वाली कॉइल है, ठीक है। तो इसी तरह हर टर्न में इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती जाएगी और वो एक दूसरे के साथ फ्लक्स चेंज करते जाएंगे और वहां पर हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। और ईएमएफ के इंड्यूस होने से आपको पता है कि करंट इंड्यूस होता है। तो हम कहेंगे कि इसी कॉइल के अंदर करंट के फ्लो की वजह से इसी कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हुई। तो ईएमएफ इंड्यूस जब उसी कॉइल के अंदर हो तो हम कहते हैं ये फिनोमेना सेल्फ इंडक्शन कहलाता है। एक बार दोबारा दोहरा देता हूं कि इस कॉइल के अंदर हमने क्या किया, बैटरी से अटैच करके करंट को फ्लो करवाया। करंट के फ्लो करने से हमने यहाँ से रियोस्टेट के जरिए करंट की मिकदार को कम ज्यादा किया, रेजिस्टेंस को कम ज्यादा करने से। तो हमारे पास जब करंट इस कॉइल में से गुजरा तो हम कहेंगे कि यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट हुई। तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूसरी टर्न में से जब पास की, तीसरी में से इस तरह पास करते गई तो वो क्या होगा, वहां पर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होगा, प्रोड्यूस होगा। तो हम कहेंगे कि हमारे पास यहाँ पर जब इसी कॉइल में करंट की वजह से इसी कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाए तो हम कहते हैं कि वहां पर सेल्फ इंडक्शन का फिनोमेना क्रिएट हुआ है, प्रोसेस हुआ है। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि ये है क्या। सेल्फ इंडक्शन, द फिनोमेना इन विच आ चेंजिंग करंट, के चेंजिंग करंट हो रही है इन अ कॉइल इंड्यूस्ड ईएमएफ। वो चेंजिंग करंट जो इसके अंदर चेंज कर रहे हैं करंट को, उसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रही है इन इटसेल्फ, इसी के अंदर, ठीक है। इज कॉल्ड, हम कहेंगे इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। हमारे पास ये सेल्फ इंडक्शन कहलाता है। कंसीडर, आपने पेपर ओवरव्यू के साथ आपने जिस तरह पेपर के अंदर अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो आपने जिस तरह ये हमने तरतीब-वाइज लिखा हुआ है, तरतीब वाइज, तो इसी तरह आपने तरतीब वाइज अगर पेपर में लिखते हैं इंशाल्लाह आपके पूरे मार्क्स आएंगे। तो उसके बाद हमने लिखा है कि हमारे पास कंसीडर अ कॉइल कनेक्टेड इन सीरीज में। अब सीरीज के अंदर कॉइल कनेक्टेड है, किसके साथ, बैटरी है, ये रियोस्टेट है, स्विच है और ये इंडक्टर है। हमने ये तीन चीजें जो है ये हमने ले ली है किसके अंदर, सीरीज सर्किट के अंदर। उसके बाद हमने कहा कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज प्रोड्यूस
कॉइल टू करंट इन इट। अब मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा हुआ करंट के गुजरने से इसी कॉइल के अंदर। जब हमने करंट को यहां से गुजारा तो क्या हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ। When the current through the coil is changed by rheostat, जब हमने करंट की मिकदार को चेंज किया, कम या ज्यादा किया, तो हमारे पास उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कम ज्यादा हुई होगी। और उसी तरह हमारे पास इसमें से दूसरी कॉइल तीसरी कॉइल में से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का गुजरना भी कम ज्यादा हुआ होगा। ठीक है, तो जैसे ही वो हुआ उसी तरह हमारे पास क्या हुआ कि फ्लक्स की चेंजिंग की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुई। ठीक है, अब मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल चेंजेस, ठीक है, एंड एन ईएमएफ इंड्यूस्ड इज प्रोड्यूस्ड इन कॉइल इटसेल्फ, सच एन ईएमएफ इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन ईएमएफ। इस तरह की ईएमएफ को हम सेल्फ इंडक्शन ईएमएफ भी कहते हैं। अब मैथमेटिकल डेरिवेशन को कुछ देखते हैं हम कि इसको किस तरह हमने कैलकुलेट करना है कि इंडक्टर की सेल्फ इंडक्शन कितनी होती है, कैसे होती है, किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फैराडे लॉ ने एक लॉ दिया था कि ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है एक कॉइल के अंदर, वो इक्वल होती है ईएमएफ के इज इक्वल टू एल, यहाँ पे हमने इसलिए लिखा कि ये इंडक्टर है, ठीक है, और माइनस एन डेल फाई ओवर डेल टी, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स में से फ्लक्स के चेंजेस टाइम के हिसाब से क्या कहलाता है, ईएमएफ कहलाता है। लेट फाई बी द फ्लक्स थ्रू वन लूप, ठीक है, फ्लक्स जो है अकेला अगर फ्लक्स लिया जाता है इस तरह, ये अकेला फ्लक्स जो है वो एक लूप का फ्लक्स है, ठीक है, और अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स एन हो, ज्यादा टर्न्स हो, हमें पता ना हो कितनी है, हम कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 जितनी भी है वो एन है, तो हमारे पास अगर टोटल फ्लक्स निकालना चाहे तो एन टर्न्स का हमारे पास ये आ जाएगा एन फाई, वो हमने यहाँ पे लिख दिया कि हमारे पास थ्रू n turns of the coil would be n phi. It's okay. As the magnetic flux through the coil is proportional to the current I, then क्या कह रहा है, जैसे हमने पिछले टॉपिक के अंदर पढ़ा था म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर कि हमारे पास जो ईएमएफ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, हमारे पास टोटल फ्लक्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आई के, आईपी के, ये हमने पढ़ा था। ये हमारे पास होती है ईएमएफ, तो इस मेन के ईएमएफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आई के। अगर हम यहाँ पे सेल्फ इंडक्शन के अंदर पढ़ते हैं तो ये अकेला आई आ जाएगा, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे पास एन फाई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है आई के। जब हम यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट खत्म करेंगे तो हमारे पास एल यहाँ पे आ जाएगा, एल जो है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी which is called self induction कहलाता है, इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस कहलाता है, L फॉर सेल्फ इंडक्टेंस। उसके बाद हमारे पास आता है पुट द वैल्यू ऑफ n फाई इन इक्वेशन। अगर हम इसी इक्वेशन में यहां से हम देखते हैं कि हमारे पास ये, इसको हम लिख लेते हैं इस तरह माइनस डेल इंटू n फाई ओवर डेल टी, तो कोई मसला नहीं है कि हमने डेल को बाहर लिख दिया, एन फाई को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास एन फाई आ गया। अब हमने इस तरह ये कर लिया, ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशन में जब हमने एन फाई के अंदर इसकी वैल्यू पुट की यहाँ से एन फाई इज इक्वल टू एल आई के, जब हमने एल आई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी हमारे पास आ गया माइनस डेल एल आई ओवर डेल टी। अब एल जो है कांस्टेंट है, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जो कि हमने कहा कि सेल्फ इंडक्टेंस कहलाता है। हमने ये क्या किया, कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया, डेल आई ओवर डेल टी आ गया। इट्स मीन कि हमारे पास यहाँ पे सेल्फ इंडक्शन जो है, सेल्फ ईएमएफ, सेल्फ इंडक्टेंस ईएमएफ जो है ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के, ठीक है, तो हम इसको कहते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ भी कहते हैं। तो हमारे पास ये हमने इसलिए लिखा कि हमारे पास ये कांस्टेंट है, ठीक है, एल जो है ये कांस्टेंट है, हमने इसकी जगह पे कांस्टेंट लिख दिया। और अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहें, आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे माइनस आना चाहिए, ठीक है, कि यहाँ पे माइनस है, ये माइनस इधर चला जाएगा और ये एल जो है, ये एल जो है इधर आ जाएगा और ये माइनस जो है वो प्लस के अंदर चेंज होगा या किस तरह, ये बड़ी आप सोच रहे हो। लेकिन यहाँ पे हमने नेगेटिव इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हमारे पास जब कांस्टेंट किसी भी
टर्म में से कांस्टेंट की वैल्यू निकालें तो हम वहां पर नेगेटिव को इग्नोर करते हैं। तो हमने यहाँ पर नेगेटिव को इग्नोर कर दिया, तो हमारे पास ये L जो है यहाँ से L यहाँ पे आ गया और ये I और T उधर जाके डिवाइड हो गए। जब डिवाइड हुए तो ये T को हम ऊपर भी लेके आ सकते हैं, डेल T ओवर डेल I लिख सकते हैं। अगर आप इस तरह लिखते हैं तब भी ठीक है, अगर आप इस तरह लिखते हैं तब भी ठीक है। उसके बाद बेटा यहाँ तक उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। अब सेल्फ इंडक्टेंस का आपने डेफिनेशन करनी। सेल्फ इंडक्टेंस किसे कहते हैं? द रेशियो मींस कि ये L जो है, ठीक है, ये देखें कि हमारे पास EMF की रेशियो है टाइम के हिसाब से, ठीक है। तो हमने ये देखना है कि द रेशियो ऑफ एवरेज EMF, ठीक है, एवरेज EMF की रेशियो होती है ये टू द चेंज ऑफ करंट विद टाइम इन द कॉइल। अब ये हमारे पास EMF है, ठीक है, और ये चेंज हो रही है टाइम ऑफ करंट के हिसाब से, ठीक है। तो हमारे पास इसको कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। दोबारा एक बार दोहरा देता हूं, द रेशियो ऑफ एवरेज EMF टू द चेंज ऑफ करंट विद टाइम इन द कॉइल। अब हमारे पास आ जाता है इसका यूनिट, सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट क्या है? ऐसे यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L इज Vs पर एम्पेयर। हमारे पास Vs पर एम्पेयर क्या होता है? हमने पिछले टॉपिक के अंदर पढ़ा था कि हमारे पास ये हेनरी के इक्वल होता है, कि हेनरी जो है जब हम उसके यूनिट्स पुट करेंगे इसके अंदर तो हमारे पास क्या आ जाता है? Vs वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर। तो वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर हमारे पास किसके इक्वल होता है? हेनरी के। और ये सेल्फ इंडक्टेंस जो है ये डिपेंड करती है तीन चीजों के ऊपर। नंबर वन, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल के ऊपर किस तरह डिपेंड करती है कि अगर हमारे पास ये एक कॉइल है, एक टर्न है, तो इसका जो फ्लक्स है फाई है, दूसरा टर्न आ गया तो इसका भी फाई, तीसरा आ गया इसका भी फाई, चौथा टर्न आ गया इसका भी फाई। इस तरह जितनी टर्न्स इंक्रीज होती जाएंगी, नंबर ऑफ टर्न इंक्रीज होते जाएंगे, इसी तरह फ्लक्स भी क्या होता जाएगा? ज्यादा होता जाएगा। चेंज इन फ्लक्स ज्यादा होगी तो आपके पास उतनी ही EMF ज्यादा होगी। इसी तरह हमारे पास वो कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। अब अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ये है, हमारे पास यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह गुजर रही है, ये बाहर से जा रही है और ये अंदर से जा रही है, ये इस तरह। अगर हम एरिया जो है वो बढ़ा देंगे, एरिया यहाँ से इतना था पहले, हम इतना एरिया कर देते हैं, इधर से इतना था हम इतना कर देते हैं। जब इतना एरिया करेंगे ये देखिए कि हमारे पास फ्लक्स कितना हो गया? चेंज हो गया, ज्यादा हो गया। तो इस मीन की जब फ्लक्स चेंजिंग ज्यादा हो जाएगी, एरिया ज्यादा होगा, फ्लक्स चेंज ज्यादा होगा, एरिया कम होगा, तो हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया कम होने से फ्लक्स भी कम हो जाएगा। तो हमारे पास इसी तरह EMF भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और एरिया बढ़ाने से EMF भी बढ़ जाएगी। अब अगर कोर मीडियम, अब हमने कहा था कि हमारे पास ये कोर मीडियम है कोई भी, ठीक है, इसके ऊपर हम क्या करते हैं? कॉइल को टर्न्स देते हैं। तो हमारे पास इस मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है कि ये अगर कॉपर का है तो उसकी रेजिस्टेंस कितनी है, और अगर एल्यूमिनियम का है या आयरन का है या स्टील का है, किस तरह का मटेरियल है, उस मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। जितनी उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी वो करंट प्रोड्यूस कम करेगा, फ्लो कम होने देगा, जितनी रेजिस्टेंस कम होगी वो ज्यादा करेगी, इस तरह, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है, ये वाला नेगेटिव साइन जो है, अब इसको डिस्कस करते हैं कि हमारे पास लेंज लॉ के अकॉर्डिंग ये बैक EMF कहलाता है। बैक EMF कैसे कहलाता है कि हमारे पास पहले टर्न में जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हुई, उन्होंने दूसरे टर्न को क्या किया? फ्लक्स चेंज किया, यहाँ पर एक EMF इंड्यूस हुई, इस EMF ने इस करंट को अपोज किया। क्या किया? अपोज किया, क्योंकि उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा था, उसकी वजह से इसके अंदर EMF इंड्यूस्ड हो रही थी। इसने क्या किया? उसको अपोज किया। जब उसको अपोज किया तो उसको अपोज करने से ये नेगेटिव साइन यहाँ पे आया। जब वो अपोज करेगा तो हम इसको कहेंगे बैक EMF। यानी कि हम दूसरे लफ्जों में ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो सेल्फ इंडक्शन है, सेल्फ इंड्यूस्ड EMF है, ये बैक EMF भी कहलाती है, ठीक है। द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द इंड्यूस्ड EMF must oppose the change that produce it
अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। इट्स ओके, मींस कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ जो है ये ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगी वो करंट को अपोज करेगी, तो लिहाजा हम इसको सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ को बैक ईएमएफ भी बोलते हैं। अब जो हमने यहाँ पे पढ़ा है हेनरी, हमने पिछले टॉपिक के अंदर भी इसको डिस्कस किया था वैसे, लेकिन मैं एक बार दोबारा दोहरा देता हूँ कि हमारे पास हेनरी किसके इक्वल होता है कि अगर 1 सेकंड के अंदर 1 एम्पेयर करंट जो है कॉइल में से गुजरे और उसकी वजह से 1 वोल्ट ईएमएफ इंड्यूस्ड हो तो हम कहते हैं 1 हेनरी। यहाँ पे देखो 1 हेनरी इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इन विच द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट of 1 ampere per second causes an induced of EMF 1 volt in a coil is called 1 Henry। मींस के 1 हेनरी जो है वो हम कहेंगे कि हमारे पास अगर किसी एक कॉइल में से 1 सेकंड के अंदर 1 एम्पेयर करंट गुजरता है और 1 एम्पेयर करंट गुजरने से 1 वोल्ट ही ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। यानी 1 सेकंड है, 1 एम्पेयर है करंट जो गुजर रहा है, उसकी वजह से 1 वोल्ट जो है वो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, तो हम इसको कहेंगे हेनरी, 1 हेनरी। इट्स ओके। उम्मीद करता हूं कि बच्चों आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी तरह की भी डिफिकल्टी आप महसूस करते हैं तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।